हेलो दोस्तों, उर्दू लाजी ऑफिशियल चैनल में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। आज हमारी ये चौथे पेपर की चौथी क्लास है। जो लोग चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर लेंगे, शेयर कर देंगे। आते हैं हम आज के पहले सवाल पर। मसनवी सहरुल बयान किस सन में लिखी गई है? क्या पूछा है, किस सन में लिखी गई है? मसनवी सहरुल बयान ये लिखी गई है 1784 में। कब लिखी गई है? 1784, या इसको कह सकते हैं 1199 हिजरी। दोनों बातें याद रहे, 1784 में लिखी गई है ईस्वी में, या 1199 हिजरी में लिखी गई है। किसने लिखा इसको? ये मीर हसन ने लिखा है। ये मीर हसन की आखिरी मसनवी है। मीर हसन ने कुल कितनी मसनवियाँ लिखी थी? 12, और ये 12वें नंबर की मसनवी है। समझिए ना, ये 12वें नंबर की आखिरी मसनवी है सहरुल बयान। इसके माने होता है बयान का जादू। मीर हसन ने मसनवी सहरुल बयान किस बादशाह के ज़माने में लिखी थी? आसिफुद्दौला के ज़माने में। किसके ज़माने में? आसिफुद्दौला। उसके ज़माने में लिखी गई थी और उन्हीं के दरबार में पेश की गई। समझ में आ गया ना? सहरुल बयान 1199 हिजरी या 1784। क्लियर हो गया ना? चलिए हम आते हैं अब अगले सवाल पर। कारे जहाँ दराज है का मुसन्निफ़ कौन है? कारे जहाँ दराज है ये किसने लिखा है? ये लिखा है कुरतुलैन हैदर। किसने लिखा ये? कुरतुलैन हैदर। कुरतुलैन हैदर का ये सवानी नावल है। ये तो नावल है ही, लेकिन ये सवानी नावल है और ये इनकी जो है सवाने पर मुबनी है। कुरतुलैन हैदर की ये सवाने पर मुबनी है और ये 3 जिल्द में है। कितने जिल्दों में है? 3 जिल्द में। तो ये इनका सवानी नावल है और ये 3 जिल्दों पर मुश्तमिल है। कारे जहाँ दराज है, हमने पिछले कई वीडियो में बताया है कि कुरतुलैन हैदर जो है वो अपने अफसानों या नावलों सभी का नाम, जो नावल का नाम है या अफसाने का नाम है, वो किसी न किसी शायर के शेर से अखज़ करती हैं, है ना। जैसे यही आप देख लीजिए कि कारे जहाँ दराज है, तो ये अल्लामा इकबाल का एक शेर है। अल्लामा इकबाल का एक शेर है, बागे बहिश्त का मुझे हुक्म सफ़र दिया था क्यों, बागे बहिश्त का मुझे हुक्म सफ़र दिया था क्यों, कारे जहाँ दराज है अब मेरा इंतज़ार कर। कारे जहाँ दराज है, कारे जहाँ दराज है अब मेरा इंतज़ार कर। ये अल्लामा इकबाल का शेर है और इन्होंने ये जो नाम लिया है अल्लामा इकबाल के शेर से अखज़ किया है। क्लियर हो गया ना? तो ये कुरतुलैन हैदर का सवाने नावल है। कितने जिल्दों में? 3 जिल्दों में है। और इन्होंने इसका नाम किस शायर के शेर से लिया है? अल्लामा इकबाल के शेर से। समझ आ गया ना? तो ये है कुरतुलैन हैदर का सवानी नावल कारे जहाँ दराज है। आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है कि अंजुमन पंजाब के इजलास में उर्दू शायरी पर पहला लेक्चर किसने दिया था? अंजुमन पंजाब, इनमें से किसका ताल्लुक अंजुमन पंजाब से? मोहम्मद हुसैन आज़ाद। हालांकि हाल ही का भी है, लेकिन देखिए सवाल क्या पूछा गया है कि अंजुमन पंजाब के इजलास में, अंजुमन पंजाब के जलसे में उर्दू शायरी पर पहला लेक्चर किसने दिया था? मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। किसने दिया था? मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। अंजुमन पंजाब, देखिए अंजुमन पंजाब ये जो है 1865 में ही बन गई थी। इसकी जो शुरुआत हुई है 1865 से हुई है, लेकिन इसका जो बाकायदा जलसा होना शुरू हुआ, ठीक है, बाकायदा जो जलसा होना शुरू हुआ वो 1874 से शुरू हुआ है। तो जब ये 1865 में एक अंजुमन बनाई गई थी, उसका नाम था अंजुमन इशाअत मतालिब मुफीदा पंजाब। ठीक है, तो यानी ये अंजुमन पंजाब का पुराना नाम है, अंजुमन इशाअत मतालिब मुफीदा पंजाब। ये जो है अंजुमन पंजाब का पुराना नाम था। बाद में जो है इसका नाम बदल दिया गया और रख दिया गया अंजुमन पंजाब। तो 1874 के पहले की बात है। 1874 के पहले 1865 में ही बन गई थी। और इसमें जो है मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने, जो अंजुमन बनी थी अंजुमन पंजाब, उसमें मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने एक लेक्चर दिया था और उस लेक्चर का नाम था नज़्म और कलाम मौजू के अबवाब में। नज़्म और कलाम मौजू, मौजू ऐसे लिखा जाएगा, मौजू ये वज़न वाला मौजू है, ठीक है, मौजू के बाब में, ये पूरा नाम है। उस लेक्चर का नाम यही है, नज़्म और कलाम मौजू के बाब में के उन्वान से उन्होंने एक लेक्चर दिया
और उसके बाद इन्होंने बताया है, इन्होंने कहा कि देखिए जो हमारे जो पहले वाले थे, हमारे जो बुज़ुर्ग थे, वो लोग जो कह कर चले गए, हम लोग उन्हीं के चपाए हुए नवाले खा रहे हैं। यानी वो लोग जो कह कर के चले गए हैं, कर के चले गए हैं, हम लोग उन्हीं की लकीर के फ़कीर हैं। हम लोग कुछ आगे नहीं कर रहे हैं। वो लोग क्या करके गए थे कि एक अंजुमनों में क्या होता था कि अक्सर जो है मिसरा तरह दिया जाता था, यानी एक मिसरा दे दिया जाता था और उसी पे अंजुमन जो है कह करके लाती थी अपने कलाम और फिर सुनाया जाता था जलसों में। ये रवाज था। तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने इस रवाज को तोड़ा। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने इस रवाज को तोड़ा और मिसरा तरह के बजाय उन्वान दिया जाता था। मिसरा तरह के बजाय उन्वान दिया जाने लगा। जैसे आप पढ़ेंगे बरखारुत, निशात उम्मीद, हुब्बे वतन, मनाजर रहमो, इन सब हाल ही किए है ना। तो बरखारुत जो पहली वाली है, तो इसका जो मौजू था मुशायरे का बरसात था। इसका मौजू क्या था? बरसात मौजू था। तो हाली उस पर क्या कह लाए? बरखारुत। हाली उस पर क्या कह कर क्या लाए? बरखारुत। यानी उसका एक उन्वान दे दिया गया था कि इसका मौजू है बरसात, इसी पर कह कर के लाना। यहाँ वज़न से कोई पाबंदी नहीं, आप किस बहर में कह के लाते हैं उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मौजू हाँ वही होना चाहिए, बरसात के बारे में ही वो सारी बातें हों। समझ गए ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने नज़्म और कलाम मौजू के बाब में के उन्वान से एक लेक्चर दिया और उसके बाद जो है मिसरे तरह के बजाय उन्वान दिया जाने लगा। समझ आ गया ना। तो यही है कि अंजुमन पंजाब के इजलास में, अंजुमन पंजाब के जलसे में उर्दू शायरी पर पहला लेक्चर किसने दिया था? मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने दिया था। और उस लेक्चर का क्या नाम था? नज़्म और कलाम मौजू के बाब में। उसके बाद जो है 1874 से ये शुरू हो गया प्रोग्राम। 1874 से ये 1 साल तक चला था और उसमें जो है सभी शायर जो अपनी नज़में कह कर लाते थे और महीने में एक बार ये मजलिस हुआ करती थी। तो पहले जो महीना था उसका नाम था बरसात, ठीक है। दूसरे का नाम था उम्मीद। तो हाली क्या कह के लाए? शुआए उम्मीद। क्लियर हो गया ना। तो इस तरीके से मामला चला। तो यहीं से 1874 से ही जदीद नज़्म की बुनियाद पड़ी। कब से? 1874 से। यह याद रखिएगा, जदीद नज़्म की शुरुआत कब से पड़ी? 1874 से। और कहाँ से? अंजुमन पंजाब से। किसकी कोशिश थी? मोहम्मद हुसैन आज़ाद। क्लियर हो गया ना। चलिए, तो अब ये देखिए सवाल कैसे कैसे पूछे जाएंगे इसमें। अंजुमन पंजाब का पुराना नाम क्या था? इब्तदाई नाम क्या था? शुरुआती नाम क्या था? अंजुमन मतालिब मुफीदा पंजाब, इस तरीके से उसका नाम है। अंजुमन एसाते मतालिब मुफीदा पंजाब, ये उसका नाम है। और इसमें जो है एक के बाद एक कुल जो है 10 मजलिस हुई थी, 10 जलसे हुए थे। 10 में जो है सभी ने अपनी अपनी नज़में पढ़ी थी। तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने तो 10 में पढ़ी थी और हाली ने सिर्फ 4 में पढ़ी थी। और जो उन्होंने लेक्चर दिया था उसका नाम था नज़्म और कलाम मौजू के बाब में, ठीक है। और जदीद नज़्म की शुरुआत कब से हुई है? 1874 में। कहाँ से हुई है? अंजुमन पंजाब से। क्लियर हो गया ना। तो ये सारी बातें मालूम रहना चाहिए आपको। अब हम आते हैं अगले सवाल पर। इस्लाह ज़बान के लिए कौन सा शायर मशहूर है? इस्लाह ज़बान के लिए हैं नासिख। लखनऊ में इस्लाह ज़बान के लिए कौन मशहूर है? नासिख। अदबी डिक्टेटर जिन्हें कहा जाता है, अदबी डिक्टेटर, पहलवान सुखन, अदबी डिक्टेटर कहा जाता है, पहलवान सुखन कहा जाता है, पहलवान शायर कहा जाता है, दबिस्तान लखनऊ का बानी कहा जाता है और लखनऊ का पेशवाए आज़म भी इनको कहा जाता है। और इस्लाह ज़बान के लिए ये मशहूर हैं। समझ आ गया ना। तो आतिश का जब ज़माना था तो ये नासिक का ज़माना था। नासिक और आतिश एक ही ज़माने के हैं और दोनों में अदबी चश्मक थी। नासिक और आतिश में अदबी चश्मक थी। समझिए ना। लेकिन नासिक का जो ज़माना था ये लखनऊ में थे। तो गाज़ीउद्दीन हैदर, सबसे पहले नासिक के बारे में जानिए कि जो है ये किसी भी शायर के दरबार से वाबस्ता नहीं थे। नासिक जो है किसी भी शायर के दरबार से वाबस्ता नहीं थे। उस वक्त गाज़ीउद्दीन हैदर का ज़माना था लखनऊ में और गाज़ीउद्दीन हैदर ने नासिक को अपने दरबार में बुलावा भेजा किसी ने कि जो है वो जो है बादशाह तुमको अपने दरबार में रखेगा। तो नासिक को ये बात बड़ी बुरी लगी और इन्होंने कहा कि मैं जो है
नहीं जाऊंगा। फिर भेजा दोबारा कि जो है आप आ जाओ हमारे दरबार में, हम तुमको मलिक शुरा का खिताब देंगे। तो इन्होंने कहा कि बादशाह की मलिक शुरा से क्या होगा, करेगा तो मेरा कलाम मुझे मलिक शुरा करेगा। और उसके बाद जो है ये लखनऊ, अब ये समझ गए कि अब मेरा लखनऊ में रहना ठीक नहीं है, ठीक है, अब मेरा जो है लखनऊ में रहना ठीक नहीं है। वो वहाँ से चले आए इलाहाबाद, ठीक है। तो नासिक जो है लखनऊ से कहाँ चले गए, इलाहाबाद। इलाहाबाद में थे, बहुत परेशान थे, तो उन्होंने इलाहाबाद में रह करके अपना दीवान मुकम्मल किया और उसका नाम रखा दफ्तर परीशां। दफ्तर परीशां किसका दीवान है, नासिक। दफ्तर परीशां नासिक का दीवान है, क़याम इलाहाबाद के दौरान लिखा था, बहुत परेशानी की हालत में लिखा था, समझिए ना। तो इस्लाही ज़बान के लिए कौन मशहूर है, नासिक। और नासिक को किस बादशाह ने मलिकुश शोरा देने की पेशकश की थी, गाज़ीउद्दीन हैदर। क्लियर हो गया ना। तो ये बातें आप याद रखिएगा। और दफ्तर परेशां उनका दीवान है। अब हम आते हैं अगले सवाल पर। एहतशाम हुसैन की तनकीदें किस ख्याल से मुतासिर हैं। एहतशाम हुसैन किस तरह के हैं, मार्कसी तनकीद निगार हैं। किस तरीके से हैं, किस तरह के हैं इनके ख्यालात हैं, मार्कसी। इनका शुमार मार्कसी तनकीद निगारों में होता है। और मार्कसी तनकीद का ये नुमाइंदा नक्काद है, कौन, एहतशाम हुसैन। इन्होंने तनकीदी किताबें लिखी हैं और उसका नाम है अदब और समाज। बहुत सारी किताबें लिखी हैं, कुछ किताबें लिख दें, अदब और समाज, ये किसकी किताब है, एहतशाम हुसैन की। और भी लिखी है रवायत और बगावत। रवायत और बगावत इनकी किताब है, ठीक है। इसके अलावा जो है जो और किताबें लिखी हैं, ज़ौक़ अदब और शऊर। क्या है, ज़ौक़ अदब और शऊर। इसके अलावा एक और बहुत ही मशहूर किताब है जो आप लोग पढ़ते होंगे, उर्दू अदब की तनकीदी तारीख़, ठीक है, उर्दू अदब की तनकीदी तारीख़। ये सब इनकी जो है और भी किताबें हैं, जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास भी इन्होंने लिखी है, ठीक है। हिंदी साहित्य का इतिहास है, साहिल और समंदर के नाम से जो है इनका सफ़रनामा भी है, तो आगे इसके बारे में बताएंगे। तो एहतशाम हुसैन का ख़याल किस तरीके का है, मार्कसी ख़याल है। और ये सब इनकी मार्कसी किताब है, अदब और समाज, रवायत और मसाइल, रवायत और बगावत, और इसके अलावा जो है ज़ौक़ अदब और शऊर, उर्दू अदब की तनकीदी तारीख़। ये हो गए एहतशाम हुसैन। आगे आते हैं अगले सवाल पर। मीर ने कहाँ वफ़ात पाई थी। मीर की वफ़ात कहाँ हुई, लखनऊ में हुई थी। पैदाइश कहाँ हुई थी, पैदाइश आगरा में हुई थी। रहे कहाँ, दिल्ली में रहे। फिर बाद में कहाँ चले आए, लखनऊ। लखनऊ में आया, लखनऊ में ही रह करके इनका इंतकाल हो गया था। लखनऊ में ही इनका इंतकाल हुआ है, ठीक है। जब इनका इंतकाल हो गया, मीर का जब इंतकाल हो गया, तो नासिक ने इनकी कतई तारीख़ कही थी और कहा था कि वाव यला मर्द शहे शायरा। इसको याद कर लीजिएगा, वाव यला मर्द शहे शायरा। इस कता से, इससे जो है किसकी तारीख़ वफ़ात निकलती है, मीर की। किसने कही थी, नासिक ने कही थी, ठीक है। वाव यला मर्द शहे शायरा, इससे किसकी तारीख़ वफ़ात निकलती है, ये मीर की तारीख़ वफ़ात निकलती है। और ये किसने कहा था, नासिक ने, समझिए ना। तो मीर की पैदाइश आगरा में, इंतकाल लखनऊ में। कब, 1810 में इनका इंतकाल हुआ था। और इनके मौत पर इनकी कतई तारीख़ किसने कही थी, नासिक ने। किन लफ्ज़ों में कही थी, वाव यला मर्द शहे शायरा, ठीक है। इससे आप जोड़ेंगे हरूफ अबजद के हिसाब से, तो इनकी तारीख़ वफ़ात जब इसको कन्वर्ट करेंगे 1810 आएगा। इससे पता चल जाएगा कि हाँ जो है ये मीर के बारे में ही कहा है, समझिए ना। तो वाव यला मर्द शहे शायरा, ये याद रखिएगा, नासिक ने कही है मीर के लिए। क्लियर। आगे देखिए अगला सवाल, मार्कसी तनकीद का ताल्लुक़ किस तहरीक से है। मार्कसी तनकीद, मार्कसी तनकीद का ताल्लुक़ है तरक्की पसंद तहरीक। इनका जो नज़रिया है तरक्की पसंद तहरीक वालों का, ये मार्कसी नज़रिया है। लोग कार्ल मार्क्स के नज़रिए से मुतासिर है, कार्ल मार्क्स, ठीक है, कार्ल मार्क्स के नज़रिए से मुतासिर हैं। तो तरक्की पसंद तहरीक
कार्ल मार्क्स, या जो है कार्ल मार्क्स को आप जानते ही हैं, इन्होंने किताब लिखी थी दास कैपिटल। किताब का क्या नाम था? दास कैपिटल। इसका उर्दू में तर्जुमा हुआ सरमाया के नाम से। कार्ल मार्क्स की किताब थी दास कैपिटल और इसका उर्दू में तर्जुमा हुआ सरमाया के नाम से। और इन्होंने जिदलियाती मादियत का नज़रिया पेश किया था। किसका? जिदलियाती। जिदलियाती मादियत। जब कहीं भी मादियत लफ्ज़ आ जाए तो वो समझ लीजिए कि तरक्की पसंद तहरीक या मार्कसी कौल है वो, ठीक है, वो मार्क्स से मुतालिक है। मादियत कहीं आ जाए, मादा आ जाए, मादियत आ जाए, तो समझ जाइए कि ये मार्कसी या तरक्की पसंद तहरीक के लिए ही वो बातें हो रही है। ठीक है, क्लियर हो गया ना? तो ये हो गया मार्कसी तनकीद का ताल्लुक़ तरक्की पसंद तहरीक से है। तरक्की पसंद तहरीक का ज़माना कब से कब तक है? तो ये इनका ज़माना है तरक्की पसंद तहरीक का 1935 से लेकर के 1960 तक। ये किसका ज़माना है? ये जो है तरक्की पसंद तहरीक का ज़माना। उसके बाद 1960 के बाद 1970 वो जदीदियत रहेगा, और 70 से लेकर के ताहाल तक वो माबाद जदीदियत है। समझ गए ना? तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे देखिए अगले सवाल पर। गालिब बेरंग मन अस्त किसे कहते हैं? अपने फ़ारसी कलाम को, अपने उर्दू कलाम को, अपने खतूत को, अपने कसायद को। तो गालिब ने बेरंग मन अस्त किसे कहा है? अपने उर्दू कलाम को कहा है। अपने उर्दू को कलाम को जो है इन्होंने कहा कि ये बेरंग है। फ़ारसी कलाम की तारीफ़ की है। कहते हैं कि मेरे फ़ारसी कलाम में बहुत अच्छे अच्छे रंग, मैं बहुत अच्छे अच्छे अल्फाज उसमें अदा कर सकता हूँ, बड़ी अच्छी अच्छी बातें बता सकता हूँ। इनका एक शेर है कि फ़ारसी बी ताबा बीनी नक्श हाय रंग रंग, फ़ारसी बी ताबा बीनी नक्श हाय रंग रंग, बगुज़र अज़ मजमुआ उर्दू की बेरंग मनस्त। यानी मेरे उर्दू के मजमुआ बेरंग हैं। ठीक है, अपने उर्दू के कलाम को नापसंदीदगी का इजहार किया है। किसने? गालिब ने। गालिब ने अपने उर्दू कलाम को बेरंग मनस्त का, यानी उसमें कोई रंग नहीं है। और फ़ारसी को कहते हैं उसमें तरह तरह के रंग है। फ़ारसी भी तावा बीनी नक्श हाय रंग रंग, यानी उसमें एक से अच्छे अच्छे बात, अच्छे अच्छे मैं लफ्ज़ों से उसको अदा कर सकता हूँ, अच्छी बातें उसमें बता सकता हूँ। तो ये क्लियर हो गया ना? चलिए अब आते हैं अगले सवाल पर। कसीदा किस ज़बान का लफ्ज़ है? कसीदा किस ज़बान के लफ्ज़ से मुस्तक है? कसीदा किस ज़बान के लफ्ज़ से मुस्तक है? तो ये हो जाएगा कसद। कसीदा किस ज़बान के लफ्ज़ से मुस्तक है? कसीदा लफ्ज़ कसद से बना हुआ है। हालांकि कसीदा के जो लुग़वी माने होते हैं इसके दो है। कसीदा के एक माने होते हैं मगज़ गलीज़ या गाढ़ा गुदा। मगज़ गलीज़ या गाढ़ा गुदा वो गंदगी से मुराद है। और एक कसीदा जो लफ्ज़ है कसद से निकला है। कसद के माने होता है इरादा करना। इरादा करने का मतलब क्या होता है? आपको मालूम है कसीदा दो तरीके के होते हैं। एक होता है हजुया कसीदा, एक मदिया कसीदा होता है। यानी किसी की हजू की जाए, किसी की बुराई की जाए, एक वो हजुया हो गया। एक मदिया होता है किसी की मदद की जाए। यानी जब शायर कसीदा लिखने बैठता है तो वो इरादा कर लेता है, वो इरादा कर लेता है कि वो मदा में लिखेगा कि उसकी हजू में लिखेगा। तो यही है कसीदा। कसीदा के माने होता है, कसद के माने होता है इरादा करना। कसद के क्या माने होते हैं? इरादा करना। क्लियर हो गया ना? कसीदा के माने, कसीदा किस ज़बान से बना है, किस ज़बान से मुस्तक है? कसद। कसद के माने क्या होता है? इरादा करना। क्लियर हो गया ना? चलिए, और कसीदा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, ये भी मालूम रहना चाहिए। कसीदा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। इसके माने होते हैं मगज़ गलीज़ या गाढ़ा गूदा, और यानी इसके माने गंदगी से है। और कसीदा के एक और माने होते हैं, कसीदा कसद से बना है, जिसके माने होते हैं इरादा करना। क्लियर? आगे देखिए अगला। ये सवाल ध्यान से देखिए। कौन सी सिंध दास्तान से करीब है? कसीदा, मरसिया, रुबाई, मसनवी। दास्तान से करीब, तो इसका जवाब क्या होगा? मसनवी होगा। दास्तान से करीब का मतलब क्या होता है? जैसे देखिए दास्तान में क्या होता है? दास्तान में होता है माफूकुल फितरत बातें, झूठी बातें, तवील है ना, हैरत अंगेज़ बातें होती हैं, तवालत होती है, बहुत बड़ी बड़ी दास्तान होती हैं, कई कई सफ़ात पे होती हैं, फ़र्ज़ी बातें, झूठी बातें, जिन परी वाली बातें, ये सब क्या है? ये सब जो मैंने बताया ये सब दास्तान के मौजू हैं। और दास्तान किस में लिखी जाती है? नस्र में लिखी जाती है।
ठीक है ना। दास्तान नस्र में लिखी जाती है, उसमें झूठी फर्जी बातें होती हैं, बादशाह जिन परी की बातें होती हैं जिसका हकीकी दुनिया से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है, हैरत अंगेज़ बातें होती हैं, तवील बातें होती हैं। किसमें? दास्तान में। और मसनवी में क्या होता है? मसनवी में भी वही सारी चीज़ें रहेंगी, सिर्फ वो मंजूम रहेंगी, वो नज़्म की हैयत में लिखी जाएंगी, ठीक है, वो नज़्म यानी शेर में लिखी जाएंगी। तो मौजू दोनों का वही है, इसी वजह से जो है मसनवी दास्तान के करीब है, कसीदा से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, मरसियस नहीं, रुबाइस नहीं, समझिए ना। तो दास्तान के करीब कौन सी सिन्फ है? मसनवी। क्लियर? चलिए आगे देखिए। मुकफ़्फ़ा मुसज्जा इबारत के नमूने किस किताब में मिलते हैं? यानी इनमें से कौन सी किताब ऐसी है जो मुकफ़्फ़ा मुसज्जा अंदाज में लिखी गई है? फ़साने अजायब, ठीक है। मुकफ़्फ़ा माने काफ़ियादार, मुसज्जा माने सजाई हुई इबारत, ठीक है। मुकफ़्फ़ा मुसज्जा किस में मिलता है? बागो बहार में। किसने लिखा है? रजब अली बेग सुरूर ने। इसके ऊपर जो है बागो बहार है, वो किसने लिखा है? ये मीर अमन ने लिखा है। और ये सादा ज़बान में है एकदम, ये सादा ज़बान में लिखी गई है, आसान ज़बान में लिखी गई है। तो बागो बहार के जवाब में, बागो बहार के जवाब में रजब अली बेग सुरूर ने फ़साने अजायब लिखी। बागो बहार के जवाब में कौन सी किताब लिखी गई है? फ़साने अजायब। फ़साने अजायब के जवाब में कौन सी लिखी गई है? सरोसे सुखन। सरोसे सुखन के जवाब में कौन सी लिखी गई है? तिलिस्म हैरत। समझिए ना। तो ये सारी सीरीज आप याद रख लीजिए। तो बागो बहार के जवाब में फ़साने अजायब। बागो बहार किस तरह? आसान ज़बान में है। कहाँ लिखी गई बागो बहार? कलकत्ता में, फोर्ट विलियम कॉलेज में, गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर। फ़साने अजायब कहाँ लिखी गई? कानपुर में, असद अली ख़ान की फरमाइश पर, उनके दोस्त थे, कानपुर में लिखी गई। तो क्लियर हो गया होगा ना। ये मुकफ़्फ़ा मुसज्जा अंदाज में लिखी गई है फ़साने अजायब। और बागो बहार और फ़साने अजायब को किसने मुरत्तब किया है? दोनों को रशीद हसन खान। किसने? रशीद हसन खान। समझ गए ना। चलिए आगे देखिए अगला सवाल। कौन सी तसनीफ़ का ताल्लुक़ मोहम्मद हुसैन आज़ाद से नहीं है? सुखनदान फ़ारस ये तो है, दरबार अकबरी ये भी है, नेरंग ख्याल ये भी है, शेरुल अजम ये नहीं है, शेरुल अजम होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है। शेरुल अजम ये किसकी है? शिबली की है। ये किसकी है? ये शिबली की तसनीफ़ है शेरुल अजम। और शेरुल अजम कितनी जिल्दों में है? 5 जिल्दों में है। कितनी जिल्दों में? 5 जिल्दों में। जो इसकी चौथी जिल्द है, इसमें असूल शेर व शायरी पर बहस की गई है। किस पर? असूल शेर व शायरी। असूल शेर वो शायरी पर बहस की गई है। किसमें? जिल्द नंबर 4 में, शेरुल अजम की जिल्द नंबर 4। किसकी है? शिबली की है। क्लियर हो गया ना। तो शेरुल अजम की कितनी जिल्द है? 5। किसकी है? शिबली की। चौथी जिल्द में क्या है? असूल शेर व शायरी पर बहस। ये तो समझ में आ गया ना। और इसका जवाब यही है। सुखनदान फ़ारस ये उर्दू, ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद की है। इसके अलावा तीनों मोहम्मद हुसैन आज़ाद की है। सुखनदान फ़ारस, दरबार अकबरी, नेरंग ख्याल। तो सुखनदान फ़ारस ये उर्दू ज़बान में लिखी गई है, लेकिन इसमें इसका मौजू क्या है? फ़ारसी कवायद। फ़ारसी कवायद है इसमें इसका मौजू, और लिखी गई है उर्दू ज़बान में। दरबार अकबरी ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद का ड्रामा है, ये अदबी ड्रामा है, ये उर्दू का पहला अदबी ड्रामा है। अगर पूछा जाए उर्दू का पहला अदबी ड्रामा, दरबार अकबरी। उर्दू का पहला अदबी ड्रामा दरबार अकबरी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने लिखा। इसमें जो है बादशाह जलालुद्दीन अकबर जो था, उसके दरबार में जो बातें होती थी उसको उन्होंने लिखा है। तो ये ड्रामा है, ठीक। नेरंग ख्याल ये मज़ामीन है, इसमें कुल 13 मज़ामीन शामिल हैं, और ये एक तमसीली है, इसको मुरत्तब किया है मालिक राम ने। तो ये तीनों जो है, इसके अलावा मोहम्मद हुसैन आज़ाद की। क्लियर हो गया ना। चलिए हम आते हैं अगले सवाल पर। किसने अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ अफसाने से किया मगर तनकीदी अदब में असल पहचान बनाई? तनकीदी अदब में असल पहचान बनाई, इसमें कौन है? ये मजनू हो बजाएंगे, मजनू गोरखपुरी। मजनू गोरखपुरी ने जो अपनी अदबी ज़िंदगी की शुरुआत की थी, तो अफसाने शुरू में लिखते थे, बाद में जो है ये तनकीद की तरफ आ गए। मतलब कि दोनों लिखते थे, लेकिन तनकीद में इनको ज़्यादा पहचान मिली, ठीक है। तो इनका जो असल नाम है मजनू गोरखपुरी का, वो है अहमद सिद्दीक। इनका नाम याद रखिएगा, अहमद सिद्दीक मजनू गोरखपुरी का असल नाम है। और मजनू गोरखपुरी की किताबें मैंने कई बार बताई है कि इन्होंने गालिब पर किताब लिखी है, गालिब शख्स और शायर। किसकी किताब? मजनू की। गालिब शख्स और शायर
इसके अलावा इन्होंने एक अफसारी मजमूआ लिखा ख्वाब व ख्याल। क्या लिखा? ख्वाब व ख्याल। एक और किताब लिखी अदब और ज़िंदगी, किसकी है? मजनू गोरखपुरी की। ज़हर इश्क को किसने मुरत्तब किया? ये मुरत्तब किया है मजनू गोरखपुरी। तारीख जमालियात किसकी किताब है? ये किताब भी मजनू गोरखपुरी की है। समझिए ना। और परदेसी के खतूत किसके खतूत का मजमुआ है? तो ये भी जो है मजनू गोरखपुरी के खतूत का मजमुआ है। समझिए ना। तो ये बातें हो गई। चलिए हम आते हैं अगले सवाल पर। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तनकीद निगारी का बड़ा ऐब क्या है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तनकीद निगारी का बड़ा ऐब खुद एतमादी, रास्त बयानी, मदहसराई, जानिबदारी। ये जानिबदारी ज़्यादा करते हैं मोहम्मद हुसैन आज़ाद। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब आप देखिए आब हयात। आब हयात में आपको मालूम है कि 29 शोरा का जिक्र है। जब इनके उस्ताद का नंबर आता है उसमें ज़ौक़ का, जब ज़ौक़ का नंबर आता है तो उसमें लिखते हैं ज़ौक़ के बारे में कि रंग सांवला था, चेचक के दाग बहुत थे। कहते हैं कि 9 मरतबा चेचक निकली। और रंगत और दाग कुछ ऐसे मालूम, जब चमकते थे तो बड़े भले मालूम होते थे, है ना। कि मतलब कि आप खुद सोचिए कि रंग सांवला है, चलिए कोई सांवले रंग का इंसान है, अगर एक बार उसके चेहरे पर चेचक निकल गई तो चेहरा कैसे हो जाएगा? और 2 बार निकल गई तो और ख़राब हो जाएगा। 9 मरतबा निकल गई तब कैसा होगा? यानी बद से बदतर हो जाएगा। मतलब कि इन्होंने अपने उस्ताद की तारीफ़ किन लफ्ज़ों में की है कि रंग सांवला था, चेचक के दाग बहुत थे। कहते हैं कि 9 मरतबा चेचक निकली। और रंगत और दाग इस तरीके से मालूम होते थे, मतलब इस तरीके से चमकते थे कि बड़े भले मालूम होते थे। इतनी तारीफ़ की है, ठीक है ना। यानी यहाँ इन्होंने जानिबदारी की है और इस तरीके से बहुत सारी जगह की है। और गालिब को देखेंगे तो गालिब की जो है तरफदारी नहीं की है, या किसी और को देखिए उसने नहीं की है। तो इनकी तनकीद का सबसे बड़ा ऐब मोहम्मद हुसैन आज़ाद की जानिबदारी है। और तनकीद के लिए ज़रूरी होता है कि आप किसी की जानिबदारी नहीं कर सकते हैं। तनकीद में क्या होता है कि मतलब कोई भी मौजू लिखा जाए, भले ही आपका वो दोस्त हो, आपका करीबी हो, आपके घर का हो, अगर आप उसके बारे में लिख रहे हैं तो आप उसकी सिर्फ अच्छाई को नहीं लिख सकते, आप उसकी अच्छाई को भी लिखिए, बुराई को भी लिखिए। गैर जानिबदारी होना चाहिए तनकीद में, ठीक है ना। तो इनके यहाँ क्या पाया था? मोहम्मद हुसैन आज़ाद के यहाँ जानिबदारी पाई जाती है। क्लियर हो गया ना। तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तनकीद निगारी का बड़ा ऐब जानिबदारी। क्लियर। चलिए आगे अगला सवाल। अमली तनकीद के अच्छे नमूने किस नक्काद ने पेश किए? अमली तनकीद किताब लिखी है किसने? कलीमुद्दीन अहमद ने। और इनके यहाँ अमली तनकीद का नमूना पाया जाता है। अमली तनकीद किसकी किताब है? कलीमुद्दीन अहमद। और कलीमुद्दीन अहमद के यहाँ अमली तनकीद के अच्छे नमूने पाए जाते हैं। समझ आ गया ना। तो ये सारी बातें हैं और आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगले मिलेंगे एक दूसरे पेपर के साथ। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और लिंक को इधर उधर शेयर कर देंगे ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।